हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले किसान चाची के बारे में। किसान चाची जिनका नाम राजकुमारी देवी है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सरैया ब्लॉक से हैं। फ्रेंड्स, इनकी कहानी इतनी संघर्षपूर्ण है कि आज जो किसी के मुंह से भी हम लोग सुनते हैं, अक्सर ये सुनने को मिलता है। ये अक्सर ही हम लोग सुन लेते हैं घर परिवार में, समाज में, कि आप अगर किसी से ही पूछा कि आपने क्यों जीवन में कुछ नहीं किया, तो सुनने को मिलता है। कभी औरतें बताती हैं खास करके कि उनकी शादी हो गई, कभी बच्चे छोटे थे, कभी माहौल ठीक नहीं था, परिवार का सहयोग नहीं मिला, पति अच्छे नहीं मिले, समाज अच्छा नहीं मिला। तो ये सारी परिस्थितियां इनके साथ भी थी, किसान चाची के साथ भी ये सारी परिस्थितियां थी, मगर इन्होंने हार नहीं माना फ्रेंड्स। इन्होंने इनकी इतनी गरीबी, इनकी परिस्थिति ऐसी दयनीय थी कि इन्होंने अच्छा कुछ व्यवस्था सोच कर ये दिल्ली चले जाती हैं, और वहां से इनके पति रिक्शा चालक का काम करते हैं और किसान चाची सब्जी बेचती हैं। आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय अवस्था होगी उनकी। और वहां से फिर ये गांव आती हैं अपने, जब वहां भी बात नहीं बनती है, अपने गांव आती हैं, और वहां इनकी जो भी खेती रहती है, थोड़ी मोड़ी जो भी जमीन रहती है, उस पर ये वैज्ञानिक तरीके से कृषि स्टार्ट करती हैं सबसे पहले। धीरे धीरे जब ये किसान चाची के नाम से फेमस होती है, तो अपना अचार का भी बिजनेस स्टार्ट करती हैं, और साइकिल से ही अपने अचार का सप्लाई डोर टू डोर, घर घर जाकर करती हैं। यानी कि ब्लॉक, बैंक, हर जगह जहां भी इन्हें लगा, बाजार जहां भी इन्हें लगता था कि इनका प्रोडक्ट बिकेगा, वहां ये खुद से साइकिल चला कर जाती थी फ्रेंड्स। तो सोचिए इनका संघर्ष कितना बड़ा रहा होगा। और वहां से इस महिला ने पद्मश्री तक का सफर तय किया। ऐसी महिलाओं को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है। अगर ये भी सोची होती कि चूंकि सब कुछ खराब है इनके साथ और इन्हें भी घर में बैठ जाना होता, तो आज किसान चाची के नाम से ये विख्यात नहीं होती पूरे बिहार में। और अब तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट, अचार अब बाहर भी जा रहा है, विदेशों में भी जा रहा है, और खूब तारीफ बटोर रही है। अपने गांव की कुछ औरतों को इन्होंने रोजगार दिया है। अभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इनका टर्नओवर करोड़ों में है फ्रेंड्स, अचार का। तो ये इनके जज्बे को सलाम है। ऐसी औरतें हैं, ऐसी औरतें हमारे बिहार से हुई जिन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स सोच है हमारे समाज का, इन्होंने भी काफी अवहेलना हालांकि झेला। इन्होंने, इनके ऊपर भी कितनी बहुत हंसी इनकी भी उड़ाई गई। जब ये पहली बार साइकिल लेकर अपने घर से निकली होंगी, तो इनके ऊपर भी काफी पत्थर फेंके गए होंगे। लेकिन उन सब की अनदेखी करके आज ये जहाँ है, आज वही लोग इनके सामने रोजगार मांगने आते हैं जो कभी इन पर हंसा करते थे। तो ये इनके जज्बे को सलाम है। और इनका, इनसे जो मैसेज हम लोगों को सीखने को मिलता है वो यही मिलता है कि अपने संघर्ष के दिनों में अपने आप को मजबूत रखें, बाकी सब भगवान ठीक करता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज इनके साथ हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, और आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सबका वेलकम टॉपर फाउंडेशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा टॉपिक जो फंडामेंटल राइट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 71st बीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ें। और इस टॉपिक के एंड में मैं कुछ मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी जो आप लोग लिखेंगे अपने आंसर राइटिंग के लिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 18 तक डिस्कशन किया था, जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करी थी हमने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बात किया था कि टाइटल्स अब कोई अपने नेम के आगे, जो राजा महाराजा पहले टाइटल लगाते थे, अब नहीं लगा सकते हैं। हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक जो डिस्टिंक्शंस हैं उनको छोड़कर। तो अब इसके आगे की हम लोग चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत फ्रेंड्स 4 आर्टिकल्स आते हैं। इसमें आपका आता है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ठीक है। आर्टिकल 19 हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किया जाता है अपने नागरिकों को, और इसके तहत फ्रेंड्स 6 सब क्लॉजेस भी जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 19 दैट गारंटीज freedom of to all citizens, freedom of speech and expression, citizens freedom of speech and expression। फ्रेंड्स, जब भी आप नोट्स बनाएं, लिख कर बनाएं, उसे अपने हाथ से बनाएं। ऐसा नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स खरीद लिया
और आप उसको पढ़ रहे हैं, ये वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह सकती है चीज़ें उसमें। जब आप समझकर पढ़कर नोट्स अपनी राइटिंग में बनाते हैं अपनी कॉपी में, तो उससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, उसको याद रख पाते हैं और आपको लंबे समय तक चीज़ें समझ में भी आती हैं। ठीक है, आप जब एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जाम के उस प्रेशराइज्ड वाले माहौल में, तो आपको जल्दी जल्दी रिकलेक्ट भी हो पाती हैं चीज़ें। इसलिए आप कोशिश करें कि नोट्स हमेशा अपनी ही राइटिंग में बनाएं, ये ना कि किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स आपने खरीद लिया आप उसे रिवाइज कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से अपनी राइटिंग में नोट्स बनाइए। तो चलिए, आर्टिकल 19 हम जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमें आज़ादी देता है। इसके साथ फ्रेंड्स, इसके साथ 6 राइट्स और जुड़े हुए हैं, इसके साथ सब क्लॉजेज हैं 1 2 3 4 करके। मैं 19 क्लॉज 1A ऐसे समझा रही हूँ आपको। ठीक है, क्लॉज 1A कहता है डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको बोलने की और आपको अपने भावों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। ओके, मगर इससे आप कुछ देशद्रोह की भावना, कुछ सोशल डिसऑर्डर जिससे फैले, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, इस तरह की कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं देंगे। हाँ, आपको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर है। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1B ये बोलता है असेंबल पीसीएबली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू असेंबल पीसीएबली। आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं बिना हथियार के, आपको ये अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत, राइट टू असेंबल पीसीएबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, इस पे डिटेल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेंस के एग्जाम में, और आए दिनों ये मीडिया में भी चर्चा में रहता है ये आर्टिकल। एंड विदाउट आर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 19 क्लॉज 1C राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप अपना किसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, उसकी भी आपको आजादी है। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। मेंस की तैयारी में फ्रेंड्स, आप आंसर राइटिंग की रिगरस प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब ये सारी चीज कंटेंट्स आपको याद रहेंगे। आप ये और आप निरंतर लिखते रहिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप कितना भी याद कर लीजिए, वो आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपको इसकी भी आजादी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 19 क्लॉज 1D, इसके अंतर्गत आप भारत के किसी भी टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1D है। ठीक, 19 क्लॉज 1E ये आपको अधिकार देता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, आपको इसकी आज़ादी है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसके बाद आर्टिकल F है फ्रेंड्स, आर्टिकल F राइट टू प्रॉपर्टी से था, जिसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, इसलिए F को नहीं लिख के हम लोग G लिखते हैं। G के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक नया क्लॉज आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 सब क्लॉजेज हैं, आप इसको ऐसे याद रखें। पहला वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा वाला राइट टू असेंबल पीसीएबली, तीसरा वाला फॉर्म एसोसिएशन, चौथा मूव फ्रीली, पांचवा रिसाइड एंड सेटल, और छठा प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद एक आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 20। ये आपको देता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन, अगर किसी ने कुछ गलती करी है तो आप उसकी गलती से अधिक उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो आर्टिकल 20A मैं यहाँ पे लिखती हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। ठीक है,
जो डिफाइंड बाय लॉ है, आप सिर्फ वही पनिशमेंट दे सकते हैं, किसी को उसकी गलती के हिसाब से अधिक पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है टू एन अक्यूज्ड पर्सन। ये आर्टिकल 20 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब है एक तो आप एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं किसी भी नागरिक को, ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी की ये बात करता है, ठीक है। किसी को एक ही गुनाह की 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी, ठीक है फ्रेंड्स। एक गुनाह की एक ही सजा होगी, एक गुनाह की कोई भी आदमी बार बार सजा नहीं काटेगा। तो देयर इज नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कोई अपने ही केस का खुद गवाह होने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशली इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स, सॉरी इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई क्रिमिनल मामला चल रहा है किसी शख्स पे, तो वो अपने ही केस में उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है गवाही देने के लिए, ठीक है। हाँ, सिविल केसेस में वो कर सकता है, उसकी मनाही नहीं है, बट नॉट इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जब आप डिटेल में आंसर को लिखते हैं ना, तो आपको इन सब चीजों को लिखना पड़ता है। तो आर्टिकल 20 3 चीजों की बात करता है। पहले तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट इन केस ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, और इन उसकी अगर डिटेंशन होती है तो। और सेकेंडली, नो डबल जियोपार्डी, एक गुनाह के लिए बार बार सजा नहीं मिल सकती किसी को। और तीसरी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कोई भी आदमी को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ विटनेस बने, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 का ये कवरेज है। उसके बाद इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन में एक चीज याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ये इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वो विटनेस नहीं हो सकता है, बट सिविल प्रोसीडिंग्स में ऐसी कोई मनाही नहीं है। चलिए अब आर्टिकल 21 की बात कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बहुत वाइड स्कोप है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसको भी हम लोग देखेंगे और ये बेहद एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है। आर्टिकल 21 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी को जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता किसी भी परिस्थिति में। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपने देखा होगा कि नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी आप आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसका मतलब है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार सबको है, हर एक नागरिक को जीने का अधिकार है, और ये किसी भी स्थिति में उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा अगर उसे इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो। इसका स्कोप इतना वाइडन है फ्रेंड्स, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है ये अधिकार, ठीक है। सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों का अवेलेबल। मैंने जब आपको सिटीजनशिप पढ़ाया था, ये तो मैंने उसी समय बताया था सिटीजन्स को एक्सक्लूसिव कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये आर्टिकल्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, मगर आर्टिकल 21 और सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को मैंने बताया था कि कौन कौन से आर्टिकल दोनों कवर करेंगे। ऑफ कोर्स आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 20 to 28। तो आर्टिकल 21 नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ये अधिकार मिले हुए हैं कि अपनी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए वो कोर्ट में भी गुहार कर सकता है अगर इसको वायलेट किया जाता है तो। फ्रेंड्स, इसमें इसका बहुत वाइड स्कोप है आर्टिकल 21 के तहत। कुछ तो लैंडमार्क केसेस हम इसको देख लेते हैं अंडर आर्टिकल 21, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू आर्टिकल 21, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 21 के तहत एक लैंडमार्क केस हम देखते हैं गोपालन का, ठीक है। गोपालन का केस होता है फ्रेंड्स इन द ईयर 1950। इसमें बात ये होती है कि जो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, ठीक है, उसके खिलाफ ये इस अधिकार का यूज किया जा सकता है एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। मतलब प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21 is available against
आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन हो तो उसके खिलाफ आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन देता है, आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, बट नॉट अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है, बट नॉट अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। ये बाद के और भी जजमेंट्स आते हैं जो बाद में इससे भी रिफॉर्म किया जाता है, लेजिस्लेटिव एक्शंस के खिलाफ ये नहीं देता है, ठीक। इस आर्टिकल 21 को इस तरह इंटरप्रेट किया गया था गोपालन के केस में, ठीक। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है फ्रेंड्स, मेनका गांधी का केस, जिसने पूरी काया पलट कर दी थी आर्टिकल 21 की। मेनका गांधी का केस फ्रेंड्स 1978 की ये घटना है, ठीक है। इसने एक नया टर्म जोड़ा कि ठीक है, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार तो है, लेकिन जीने का अधिकार कैसे, तो राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, अपनी मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो। आर्टिकल 21 इसकी बात करता है, नॉट ओनली राइट टू लाइफ, राइट तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी जी रहे हैं, लेकिन क्या हम मानवीय जीवन को भी वैसे ही सोचते हैं? नहीं। तो इस केस में एक टर्न अप आया कि राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, और उसके तहत इतने स्कोप इसके बढ़े आर्टिकल 21 के, एक नया टर्म जोड़ा गया फ्रेंड्स, ठीक है। उस टर्म जोड़ा गया, इट इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जोड़ा गया, ठीक है। और इसके स्कोप को और वर्डन किया गया, जो पहले गोपालन के केस में देखे थे कि ओनली आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर होगा तब आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन मिलेगा, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन, लेकिन इट इंक्लूडेड, मेनका गांधी के केस में हुआ था कि नहीं, इट इंक्लूडेड प्रोटेक्शन, मतलब आर्टिकल 21 इंक्लूडेड प्रोटेक्शन फॉर आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर आर्बिट्री लॉज एग्जीक्यूटिव की तरफ से आए या लेजिस्लेटिव एक्शंस की तरफ से आए, दोनों के खिलाफ ही आर्टिकल 21 का कवरेज होगा, ठीक है। तो एक ये बात हो गई, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसने बात करी, ठीक। और इसके तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इतना स्कोप इसके तहत वर्णन किया गया कि अब इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी, बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। चलिए पहले लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद राइट टू डाई विथ डिग्निटी, राइट टू डाई, उसके बाद राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, राइट टू अ डिसेंट एनवायरमेंट, स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी की बात हुई, राइट टू हेल्थ, जो आप सोच सकते हैं, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिवलीहुड, सारा कुछ आर्टिकल 21 का हिस्सा बन गया। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, अगर किसी को विदेश जाना होगा तो जाएगा, ठीक है, ये भी उसके मौलिक अधिकार हैं, वो क्यों भारत में ही रहे, वो क्यों विदेश नहीं जाए, ठीक है, ये भी बात सही है। राइट टू लिवलीहुड, ये भी सही बात है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, अगर किसी में किसी का कोर्ट चले, मामला चले कोर्ट में, तो उसे अधिकार है स्पीडी ट्रायल का, न्याय पाने का उसे अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। राइट टू अपॉर्चुनिटी का उसको अधिकार है, उसको अवसर क्यों नहीं मिले, किसी भी अपॉइंटमेंट में उसे अवसर क्यों नहीं मिले, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, तो उसे राइट टू अपॉर्चुनिटी का भी अधिकार है, ठीक है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस, इससे रिलेटेड एक हादिया का केस आया था फ्रेंड्स, अभी मैं आपको उसको डिस्कस करूंगी। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस, ये जो आर्टिकल 21 में जुटा, ये जुटा आफ्टर हादिया केस, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। राइट टू फ्री लीगल एड, अगर कोई गरीब तबका का इंसान है तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो राइट टू फ्री लीगल एड, उसके लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था, ठीक है। राइट अगेंस्ट इन ट्रीटमेंट, ये सारा आर्टिकल 21 का हिस्सा है, ऑलराइट फ्रेंड्स। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है।
अब इसके बाद एक हम केस देखते हैं, बहुत पॉपुलर केस, जो मैंने आपको बताया कि ये जो अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा बना, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, ये हादिया का एक केस हुआ था। ठीक है, 2017 की ये बात है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि चूंकि कोई एडल्ट अगर चाहे अपनी मर्जी से किसी से विवाह करना तो कर सकता है। ठीक है, हादिया के केस में इंटरकास्ट मैरिज हो रही थी और पूरा समाज इन लोगों के खिलाफ खड़ा था। हादिया का मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियर जजमेंट दिया कि ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है, उसको रोका कैसे जा सकता है। अगर किसी अपने पसंद के व्यक्ति से वो विवाह करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है, और इसके तहत ही जुड़ा फ्रेंड्स राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस। ठीक है, अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस। तो आपने देखा कितना स्कोप, वाइड स्कोप है आर्टिकल 21 का। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 के बाद। अब हमारा एक आर्टिकल 21A भी फ्रेंड्स इसी के अंतर्गत है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था इसके अंदर 2002 में। ठीक, ये हमें राइट टू एजुकेशन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार। किस तरह का अधिकार? तो राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21A। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जगह दिया गया। ये कितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल था कि इस अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपी और आर्टिकल 21A इंसर्ट होता है और 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। मगर फ्रेंड्स सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को ही फंडामेंटल राइट बताया गया। इस पे आप एक एक्सेप्शन पे ध्यान देंगे। एक इसका एक्सेप्शन क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों का, ठीक है, इट बिकेम अ फंडामेंटल राइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, और अगर हम हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो वो इसके अंदर कवरेज नहीं है। इट टॉक्स अबाउट ओनली द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। राइट फ्रेंड्स, तो इट बिकम अ फंडामेंटल राइट प्राइमरी एजुकेशन ओनली, एंड ना कि प्रोफेशनल एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, इसको इसके एम्बिट से बाहर रखा गया। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन भी अगर मौलिक अधिकार में आ गया तो ये बड़ी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसको, इस प्रोफेशनल हायर एजुकेशन को आर्टिकल 21A के एम्बिट में ये नहीं आता है। ओनली प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट इसके अधीन बनाया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 22 की। ठीक है, राइट टू फ्रीडम में 4 आर्टिकल आते हैं। 19 से आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, और आर्टिकल 22 की हम बात करते हैं जो कि बोलता है उन लोगों को भी प्रोटेक्शन देना है जो अरेस्ट किए जाते हैं सर्टेन केसेस में। तो प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड इन सर्टेन केसेस, उन लोगों को भी प्रोटेक्शन दिया जाना है। ठीक है, मतलब कोई कैदी है तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसके अपने भी मौलिक अधिकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 22 ये कहता है, और इसके तहत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं देखिए। पहला अधिकार, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 है। पहला अधिकार तो यह है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। ठीक है, राइट टू बी, हर आदमी जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको इन्फॉर्म सबसे पहले किया जाना है कि किस आधार पे उसकी गिरफ्तारी हुई फ्रेंड्स। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, किस आधार पे उसकी गिरफ्तारी हुई ये इंफॉर्मेशन उसको देनी है। और आर्टिकल 22 में क्या देखते हैं, सेकेंड क्लॉज में हम इसके देखते हैं कि उसे अधिकार हो कि वो कंसल्ट कर सके या अपने आप को डिफेंड करवा सके बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। तो ही हैज द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड, ठीक है, बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर।
वो अपने लिए वकील करवा सकता है, उसकी बात सुनी जा सकती है और उसको ये अधिकार दिया गया संविधान की तरफ से कि वो अपनी बात रख सके कोर्ट में। ठीक है, चलिए तीसरा अधिकार उसको क्या दिया गया है कि उसे मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में कई दिनों सालों महीनों तक रखी रहे, उसे मजिस्ट्रेट के आगे विदिन 24 आवर्स पेश करना है। तो राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ठीक है, विदिन 24 घंटे के अंदर उसे किसी मजिस्ट्रेट के समकक्ष पेश करना है। ठीक, चलिए और क्या अधिकार उस एक्यूज्ड को प्राप्त है? उसे प्राप्त है कि वो 24 आवर्स के बाद अगर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा है उसको डिटेंशन का, तो उसको रिलीज भी करना है। ठीक है, राइट टू बी रिलीज्ड। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और उसकी कोई गुनाह उसका साबित नहीं हो पाता है, तो ही हैज द राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट साहब फर्दर डिटेंशन करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तब उसे डिटेंशन में रखा जा सकता है, अदरवाइज उसको रिहा करना है। अनलेस द मजिस्ट्रेट, स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे, अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स फॉर फर्दर डिटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और कौन सा अधिकार उसको प्राप्त है? उसको और अधिकार प्राप्त है कि ये जो सेफगार्ड्स है ये एनिमी एलियंस को नहीं प्राप्त है। जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 22 जो है, जो हमारे फ्रेंडली एलियंस है, मतलब भारत के संबंध जिन देशों के साथ अच्छे हैं उन देशों के नागरिकों को आर्टिकल 22 के तहत प्रोटेक्शन अवेलेबल है, बट नॉट इन केस ऑफ एनिमी एलियंस। तो प्रोटेक्शन और सेफगार्ड कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं अंडर दिस आर्टिकल, स्पेशली अंडर आर्टिकल 22 नॉट अवेलेबल फॉर एनिमी एलियंस। जिस देश के साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं है उनके नागरिकों के साथ ये आर्टिकल 22 का अधिकार नहीं फंक्शन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, टू एनिमी एलियंस। चलिए और कौन से इनको अधिकार है? तो ये बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। ठीक है, ये अधिकार बोथ सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इन दोनों को अधिकार ये प्राप्त है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप एक नजर में देख लेंगे कि क्या क्या अधिकार आर्टिकल 22 के तहत दिया गया है। तो वैसे लोग जो अरेस्ट या डिटेन किए गए हैं पुलिस के द्वारा, उनको भी कुछ मौलिक अधिकार है, जैसे उनको इन्फॉर्म करना है उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उनको भी अधिकार है कंसल्ट करें वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समकक्ष पेश करना है, उसके बाद उन्हें रिलीज कर देना है 24 घंटे के बाद अगर उनकी कोई फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर नहीं दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये प्रोटेक्शन या सेफगार्ड एनिमी एलियंस को नहीं उपलब्ध है। ठीक है, और बोथ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने काफी चर्चा किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक्सप्लॉयटेशन, ठीक, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 हम देखेंगे। चलिए आर्टिकल 23 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि किसी भी परिस्थिति में एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। मतलब किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करना है। ठीक है, और क्या नहीं करना है? बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवाना, यानी बॉन्डेड लेबर नहीं करवाना है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कराना है, मानव तस्करी, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं कराना है। और अगर ऐसा होता है तो उस नागरिक को इस आर्टिकल 23 के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है? तो प्रोहिबिशन, आर्टिकल 23 बोलता है देयर इज कंप्लीट प्रोहिबिशन ओवर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, मानव तस्करी पे पूरी पाबंदी है, रोक है। एंड बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं किया जा सकती है और मानव तस्करी नहीं किया जा सकता है। ये कानून की नज़र में गुनाह है, और उस नागरिक का अगर ये हनन होता है अधिकारों का तो वो बिल्कुल कोर्ट समक्ष जा सकता है। अब इसके तहत फ्रेंड्स ये भी बहुत
सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं ये अधिकार भी। ठीक है, अब आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 जो कि बात करता है किसी छोटे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट किसी भी फैक्ट्री या हजार्डस एक्टिविटीज में नहीं हो। ठीक है, तो इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन ठीक है, इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल के किसी भी कम बच्चे को किसी हजार्डस एक्टिविटीज या फैक्ट्रीज नहीं करवाना है। ठीक है, टू वर्क इन अ फैक्ट्री, माइंस और हजार्डस एक्टिविटीज। ठीक है फ्रेंड्स, और एनी हजार्डस एक्टिविटी। तो आप याद रखेंगे मानव तस्करी अगर आपको याद करना हो तो आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 किसी से भी बाल मजदूरी नहीं कराना है। ठीक है, आर्टिकल 24 ये कहता है। चलिए राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू फ्रीडम धर्म से जुड़ा हुआ है। हम किस धर्म को मानेंगे, किसका प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है, कौन सी रिलीजियस रिचुअल्स को अपनाएंगे, भगवान को किस तरह से मानेंगे, ये हमारा अपना मौलिक अधिकार है। और देखिए संविधान ने इसकी भी चर्चा की कि कहीं धर्म के नाम पर हम फिर से भटक ना जाएं। हालांकि हम अभी तक भटकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इसकी भी चर्चा है संविधान में कि हमें आज़ादी है। इंडिया चूंकि एक सेकुलर कंट्री है, तो भारत किसी धर्म के साथ पर्टिकुलरली अपने आप को रिलेट करके नहीं देखता है। ठीक है, ये सारे धर्म फ्रीली प्रोपगेट करें, फले फूलें, इसका पुख्ता इंतजाम किया गया है हमारे देश में। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, इसकी बात करता है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसमें बात करता है कि सारे पर्सन्स फ्री हैं अपने कंसियंस से कि वो किसी भी भगवान को माने, वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करें, वो किसी भी रिचुअल को प्रैक्टिस करें, किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लें। ये उनका अपना निजी फैसला है और उनका अपना मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या है, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो पहला है फ्रीडम ऑफ कंसियंस। ठीक, आप भगवान को किस रूप में माने ये आपकी मर्जी है, निराकार रूप में माने, साकार रूप में माने, ये आपकी मर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ कंसियंस के बाद राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन। ठीक है, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, आप किसी भी धर्म को प्रोफेस कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस एनी रिचुअल्स। ठीक है, आप कोई भी वर्शिप, कोई भी रिचुअल को आप प्रैक्टिस करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजियस रिचुअल। ठीक, उसके बाद राइट टू प्रोपागेट, आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में अपने आप को लगाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू प्रोपागेट एनी रिलीजियस आइडिया। ठीक, ये आपके मौलिक अधिकार हैं कि आप किस धर्म से अपने आप को जोड़कर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे राज्य को, इससे देश को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, चलिए अब आर्टिकल 26 की बात करते हैं। आर्टिकल 26 देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, आपको आजादी है, आप किसी भी तरह के धार्मिक अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कितने हिंदू संगठन हैं, कितने जैन संगठन हैं, कितने सिख संगठन हैं, तो वो आजादी है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से, अपने मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अपना मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का है तो वो एक्वायर किया जा सकता है। अपने रिलीजियस मैटर्स को मैनेज किया, अपने हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। चैरिटेबल पर्पसेस के लिए भी अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का यूज किया जा सकता है। तो ये सब अधिकार आर्टिकल 26 के अंतर्गत दिए गए हैं। हाँ, आर्टिकल 26 के अंतर्गत कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं फ्रेंड्स। वो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी को हैम्पर नहीं करे। आपका कोई भी रिलीजियस अफेयर, कोई भी धार्मिक मान्यता, कोई भी धार्मिक बिलीफ, ठीक है, ये पब्लिक मोरालिटी को, हेल्थ को और पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर नहीं करे। ठीक है,
रेस्ट्रिक्शंस है कि आप कुछ भी धर्म का प्रैक्टिस, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड नॉट हैम्पर पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, मैंने धर्म के अंतर्गत कुछ ऐसा नहीं अंधविश्वास की कुछ चीजें करनी है कि उससे पब्लिक ऑर्डर पे आ जाए, मोरालिटी पे आ जाए एंड हेल्थ पे आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतनी सी रेस्ट्रिक्शंस है। चलिए, तो हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आर्टिकल 25 देखा, आर्टिकल 26 देखा। अब हम लोग आर्टिकल 27 देखते हैं। आर्टिकल 27 क्या बोलता है फ्रेंड्स? ये बोलता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। आप किसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो उसमें उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़े। ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ अ रिलीजियन। ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना पड़े, आपको आपकी बाध्यता नहीं हो टैक्स पे करने की उस काम के लिए। इसकी आज़ादी देता है आपको आर्टिकल 27। ठीक, चलिए, आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ये कहता है कि आपको किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने के लिए आपको पूरी आज़ादी है। ठीक है, आप चाहें तो अटेंड करिए, आप चाहें अटेंड मत करिए। तो देयर इज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम attending, there is complete freedom from attending any religious instruction। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज इसमें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना चाहिए, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि होली स्टेट फंड से चलते हैं उसमें आप किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बस वही एक रेस्ट्रिक्शन है। कोई भी स्टेट फंड से होली मेंटेन्ड जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें एक एक्सेप्शन में ये लिख देती हूँ। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, सॉरी स्पेलिंग सही है ना, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन to be given in wholly state funded educational institutions। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आर्टिकल 28 हम लोगों ने डिस्कस किया, और अब इसके बाद आर्टिकल 29 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। हमारे संविधान में फ्रेंड्स माइनॉरिटीज़ की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन हम उनके मौलिक अधिकारों की बात जरूर करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स में। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ दो तरह की माइनॉरिटीज़ हैं, इन दोनों की यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है। एक हमारा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, और एक हमारा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है। तो इन दोनों के अधिकारों की बात है, दोनों अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपने डिस्टिंक्ट कल्चर लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए, अब आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29, 30 दोनों ही माइनॉरिटीज की बात करता है, आप ऐसे याद रखें। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, माइनॉरिटीज जो हमारे देश में है वो भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे याद रखें कि 29 और 29 में इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई है और 30 में इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 32 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 32, किसी भी नागरिक का अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसमें फ्रेंड्स
सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ये आप जरूर याद रखिए, अपने आंसर राइटिंग में जरूर इसको यूज करिए। अंडर आर्टिकल 32 रिट्स इशू करती है फॉर द प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड हाई कोर्ट ये इशू करती है अंडर आर्टिकल 226 226, ये रिट्स इशू करती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, और मैंने आपको बताया था कि कौन से रिट्स हैं जो कोर्ट इशू करती हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जिस आदमी को भी डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उसको 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल कस्टडी में प्रस्तुत करना है। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसको याद रखिएगा। सेकंड कौन सा रिट है? मैंडमस। मैंडमस मतलब होता है मैंडेटरी कमांड। ठीक है, कमांड, इसका अर्थ यह है कि अपने किसी पब्लिक ऑफिशियल को कुछ मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म करने का कमांड दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, जो उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा या उस पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा नहीं किया गया। तो ये कोर्ट कमांड देती है पब्लिक ऑफिशियल्स को उस नेसेसरी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म द नेसेसरी ड्यूटी। ठीक है, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं दिया सकता है। ठीक है, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन्स को ही दिया जा सकता है ये कमांड। चलिए, अब इसके बाद तीसरी जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। यहाँ पे कोर्ट मना करती है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मना करती है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस नहीं करे। ठीक है, यानी टू फॉरबिड, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। ये जनरली हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर पास करती है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस नहीं करें। ठीक है, नॉट टू एक्सीड इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोहिबिशन यहाँ पे आप लोग कर लेंगे, प्रोहिबिशन नॉट टू एक्सीड इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये सिर्फ जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही ये रिट इशू किया जा सकता है, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल बॉडीज एंड क्वेसी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ ही ये इस रिट को इशू किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आपको शॉर्ट नोट्स बीपीएससी के एग्जाम में लिखना जरूरी है। आप इन सब टॉपिक पे शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जा सकता है और आपको इन सब चीज का जिक्र करना पड़ेगा। ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या लेजिस्लेटिव बॉडीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद जो रिट इशू किया जाता है वो है सर्टियोररी, इसको बोलते हैं सर्टियोररी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड और सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड और सर्टिफाइड। ठीक है, सर्टियोररी रिट के अंतर्गत कोई भी केस अगर पेंडिंग है किसी लोअर कोर्ट को, तो हायर कोर्ट्स ये रिट्स इशू करके उनको ऑर्डर देते हैं कि या तो उनके पास जो केस पेंडिंग है, यानी लोअर कोर्ट्स के पास जो केस पेंडिंग है, या तो उनको ट्रांसफर कर दे, हायर कोर्ट्स पे भेज दे, या तो ऑर्डर को स्क्वैश कर दे। ठीक है, टू ट्रांसफर एनी केस पेंडिंग विद द, ये ऑर्डर्स इसलिए लोअर कोर्ट्स को दिए जाते हैं टू ट्रांसफर एनी केस पेंडिंग विद द लोअर कोर्ट्स। ठीक है, पेंडिंग विद द लोअर कोर्ट्स टू हायर कोर्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी केस अगर लोअर कोर्ट्स के स्तर पे पेंडिंग है तो उसको हायर कोर्ट्स पे ट्रांसफर किया जाए, इस तरह इसके लिए सर्टियोररी रिट इशू किया जाता है। ठीक, उसके बाद एक और हम देखते हैं, एक रिट और है जिसको हम लोग बोलते हैं को वेरेंटो। ठीक है, को वेरेंटो, को वेरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर किसी ने इलीगल तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई किया है तो कोर्ट रिट देकर उसे पूछती है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी उसने उस पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई किया। ठीक है, ये देखती है, इट चेक्स इलीगल यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस।
checks any illegal usurpation of, ठीक है, usurpation of public office by person, ठीक है। इलीगली किसी ने अगर पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई किया हुआ है तो को वारंटों के जरिए कोर्ट उससे क्वेश्चन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स पूरे कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। अब इसे मैं बीपीएससी 71st के मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए दे रही हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। आप जरूर इसको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, हाउ हैज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, how has the judicial interpretation of article 21 expanded the scope of right to life, ठीक है। राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसके स्कोप को कैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने वाइडन किया है, आप इसको लिखेंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डू यू एग्री विद द व्यू। ये आपके पिछले बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको इस आंसर को अपने तरीके से लिखें, अपने आर्टिकल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस में जब आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और निखरती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को लिखें, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन has given fundamental rights, our constitution has given fundamental rights by one hand, ठीक है फ्रेंड्स, and taken back by another hand। आपको इसमें जिक्र करना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हाथ से दिया है और एक हाथ से लिया है, आप इसे कितना एग्री करते हैं। जो संविधान, जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, आपको उसकी चर्चा करनी है। कैसे ये स्टेट को भी चेक करता है, आपको उसकी भी चर्चा करनी है, और इसके स्कोप को और वर्णन करके लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आज हम लोग अब यहीं तक अपना लेक्चर रखते हैं, कल हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप आंसर राइटिंग करते रहें फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, हमेशा खुश होकर पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते हुए पढ़ाई करते रहें, ठीक है। इस संघर्ष की एक जर्नी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड बाय, चलिए टेक केयर।